हेलो एवरीवन, वेलकम टू R2N एजुकेशन। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे मिशन सीटीईटी 2020 के रिलेटेड। इस सीरीज में हम सीटीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को और सीटीईटी में अब तक आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है ये सीटीईटी के पेपर 1 के लिए सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम सीटीईटी के एक सब्जेक्ट मैथ्स पेडागोगी जो आपको 15 मार्क्स के लिए आता है उसको डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज के अंदर में जो है हम जितना आपका सिलेबस है, जैसे मैथ्स पेडागोगी में आपके टोटल 8 to 9 जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। और हर चैप्टर के टॉपिक्स के जो है 2 से 3 वीडियो में उसको हम स्प्लिट करेंगे। और इस वीडियो में जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो कंसेप्ट आपको बताया गया है उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो सीटीईटी में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं 2011 से अभी तक, उसे डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप सीटीईटी का एग्जाम अभी 2020 का देने वाले हैं या नेक्स्ट टाइम आपका अगर प्लानिंग है, ठीक है। अगर आप अभी डीएड में है, डीएलएड में है, बीएड में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आपको जैसे पता ही होगा डीएलएड फर्स्ट ईयर अपियर स्टूडेंट भी है सीटीईटी को अपियर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आपका टीचिंग बैकग्राउंड है या अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस सीरीज से बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिशन सीटीईटी 2020 का जो हमारा मैथ्स पेडागोगी, मैथमेटिक्स पेडागोगी से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन है उसका। और जो हमारा मैथमेटिक्स पेडागोगी का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा R2N एजुकेशन का सोशल लिंक है, फेसबुक पेज R2N एजुकेशन, आप उसे लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल है हमारा, टेलीग्राम में R2N एजुकेशन के जो पीडीएफ वगैरह हम उस पर शेयर करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पेडागोगी का जो आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में जो आपको 15 मार्क का सिलेबस है पेपर 1 के लिए, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। उसको हम एक ब्रीफ में डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको बता रहा है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसको हम अभी ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथ्स का जो नेचर है, ठीक है, वो किस लेवल का है। तो सबसे पहले आप जो है ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले, ये पेपर जो है पेपर 1 को स्टार्ट करने के पहले आप अपने माइंड में एक बात रखिएगा, जब भी हम इस सब्जेक्ट को मतलब सीटीईटी पेपर 1 को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप अपने माइंड में जो है 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को रखिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये पेडागोगी है और उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस वगैरह को डिजाइन किया गया है कि वो बच्चे को आप किस तरीके से टीच कर सकते हैं, किस तरीके से उसका हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मींस मैथ्स का नेचर कैसा है, ये बच्चे के लिए मतलब जनरल लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो किस तरीके से बच्चा उसको यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल थिंकिंग, उसी से रिलेटेड कि बच्चा जो मैथ्स में किस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करता है। अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करने का है बच्चे के किस लेवल से मतलब उसको अंडरस्टैंड कर रहा है वो। चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चे क्या सोचते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग। एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को हमारे में जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए उनको प्रिपेयर करने का पैटर्न, बच्चे जो डिफरेंट मैथमेटिक्स पैटर्न आते हैं उसको किस तरीके से वो पहचानते हैं। एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, और आप क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स को बच्चों के लिए एक आसानी तरीके से मतलब उनको समझाया जा सके इजी कंसेप्ट के द्वारा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसमें हमारा पॉइंट रहेगा प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मैथ्स को क्या इंपॉर्टेंस दिया गया है आपके करिकुलम में। जैसे आपको पता है कि जो मैथ्स है हमारा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स भी यूनिवर्सल है, और ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का बच्चा किस तरीके से यूज कर सकता है मैथ्स के कंसेप्ट को समझने में। नेक्स्ट है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स में हम जो मैथ्स के डिफरेंट ब्रांचेस और उसका मैथ्स का क्या रिलेशन है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, तो फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड के द्वारा किस तरीके से बच्चों का जो हम इवोल्यूशन उनका टेस्ट ले सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी जांच कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। मैथ्स टीचिंग करते समय पे जो एक टीचर को एक बहुत से लेवल का प्रॉब्लम आ सकता है,
क्योंकि जो बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है या जो लर्निंग हम बता सकते हैं कि जो बच्चे का जो लर्निंग एटीट्यूड है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, हर बच्चे जो अपने पेस से अपने लेवल से ही सीखते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इसके लिए भी टीचर को फेस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम को कैसे टीचर ओवरकम कर सकता है और उसके लिए क्या क्या रेमेडियल रेमेडियल टीचिंग वगैरह बताया गया है अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम जा रही है, कुछ गलतियां कर रहा है। उसके बाद है हमारा एरर एनालिसिस। जो बच्चे गलतियां करते हैं, हमको भी पता है कि एरर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग से अलग नहीं है, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। और उससे जो रिलेटेड एस्पेक्ट जुड़े हुए आपके लर्निंग टीचिंग से, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, अगर आप जैसे देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर में मैथ्स टीचिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम का आप रेमेडियल किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये आप चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बच्चों में जो भी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है का जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बताया गया है कि ये जो आपका मैथमेटिक्स है, इट्स साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ये जो है कैलकुलेशन का ही साइंस है। और नेक्स्ट वन में बताया गया कि इट इज अ साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर। ये जो मैथमेटिक्स है आपका, वो डिफरेंट नंबर्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो स्पेस बता रहा है मीन्स आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें डिफरेंस डायग्राम और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह है, तो स्पेस एंड नंबर बताया गया है। साइंस ऑफ मेजरमेंट, आपको जैसे पता है कि बिना मेजरमेंट के तो मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है। मैग्नीट्यूड, अब आपका जो मेजरमेंट है हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और डायरेक्शन, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रहेगा कि इस लेवल पर ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि डेवलपमेंट थिंकिंग। अब जो है मैथ्स से आपको क्या बच्चे में डेवलप होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो बच्चे में थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है कि 2+2 = 4 ही क्यों होता है। हालांकि इसका तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, सिंपल सी बात है, तो सबको मानना ही पड़ेगा 2+2 = 4 होता है। रीजनिंग मीन्स मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम पढ़ रहे हैं या उसी से रिलेटेड जो कुछ मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो उसका एक रीजन रहता है और उसका एक प्रूफ रहता है, जिसके द्वारा बच्चे को एकदम क्लियर रहता है कि ये रीजन है, इस वजह से इस पॉइंट को ऐसा लिखा गया है, और ये रीजन है जिसके वजह से इसका इस स्टेप को इस तरीके से बताया गया है। एंड एनालाइजिंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड, और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनालाइज करने के बाद में ही वो जो है उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिर यहाँ पर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को कंटिन्यू किया गया है। मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस है, मतलब एक सीक्वेंस जो रहता है लेकिन लॉजिकली लेवल पर होता है। ठीक है, मतलब रैंडम नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स जो है यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, और इसका जो खुद का लैंग्वेज है जिसमें उसके आपके डिफरेंट सिंबल्स आते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आती है। मैथमेटिक्स डील विद जनरलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर में। एंड क्लासिफिकेशन मीन्स आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी हुआ है प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स इन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, ये भी एकदम क्लियर बात है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर लेवल का साइंस है। ठीक है, साइंस का एक ब्रांच है लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है जो स्पेशल लेवल पे डील करता है आपके मेजरमेंट के साथ, आपके मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है आपका इज द स्टडी ऑफ इस और मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डर स्ट्रक्चर। मतलब आपका यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर लेवल पर ही स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, हम धीरे धीरे उसका बेस बनाते हैं, बेस पे फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, तो ऑर्डरली लेवल पे ये फॉर्म होता है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। तो ये भी एकदम क्लियर बात है कि मैथ्स जो है आपका, मैथ्स के द्वारा जो भी आपका सॉल्यूशन या जो आंसर निकलता है वो एकदम टोटली प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रहता है। इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं, पेपर के थ्रू आपको क्लियर दिख जाता है ऑन पेपर। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ डिस्कवरी। साइंस ऑफ डिस्कवरी मीन्स आपको जो है मैथ्स के द्वारा बहुत से कंसेप्ट पता चलते हैं, आपको कैलकुलेशन पता चलते हैं, आपका सॉल्यूशन पता चलता है। ठीक है, प्रूफ पता चलता है, तो ये प्रूफ वगैरह
जो सॉल्यूशन वगैरह है ये साइंस ऑफ डिस्कवरी यहाँ पे बताया गया है। मैथमेटिक्स डज नॉट लीव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का, ये आपके टॉपिक मतलब आपके सब्जेक्ट का। इसमें जो है मैथ्स बच्चे के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहता है। ठीक है, मीन बच्चा अगर लैंग्वेज पढ़ रहा है तो ग्रामर का डाउट हो सकता है, बच्चा अगर ईवीएस पढ़ रहा है तो उसको एनवायरनमेंट का डाउट हो सकता है, उसके अपने सराउंडिंग का डाउट हो सकता है। लेकिन मैथ्स जो है अगर आपने टोटली उसको अच्छी तरीके से समझे है, प्रॉब्लम को आप जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आपके माइंड में डाउट रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपने जब पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए, उसका एक आंसर निकाल लिए, तो आंसर निकालने के बाद मतलब हमारा फाइनल डिसीजन होने के बाद कोई भी डाउट बच्चे के दिमाग में नहीं रहेगा। इजीली वो बच्चा जो है किसी को भी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, नो डाउट। मैथमेटिक्स बिल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड इन चिल्ड्रन, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैथ्स है टोटली साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में पैदा करता है, और ये जो है आपको साइंस के लिए भी प्लस एज अ प्लस लेवल पे काम करते हैं। मैथमेटिक्स इज इन इंटेलेक्चुअल गेम, इंटेलेक्चुअल मीन्स आपका ये माइंड रिलेटेड गेम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप खाली दिमाग लेकर या कुछ और सोचते हुए, लैंग्वेज को सोचते हुए, अलग अदर सब्जेक्ट को सोचते हुए मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको टोटली फिजिकली प्लस मेंटली दोनों लेवल पे आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स डील विद द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बताया आपको, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाता है, कंक्लूजन मिल जाता है कि ये जो हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा, ये स्टेप उसमें आते हैं, आप ये थ्योरम लगाएंगे तो ही आप कंक्लूड कर पाएंगे, वरना आपको दोबारा से उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो एक आपको प्रॉपर कंक्लूजन इसके अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है हमारा कि मैथमेटिक्स डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है, जो तीन एबिलिटी बच्चों में पैदा होती है, हम उसको एक करके डिस्कस करेंगे, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर जो हम मैथ्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये तीनों ही प्रोसेस किसी ना किसी लेवल पे आपके प्रॉब्लम्स में, आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडक्शन को। यहाँ पे पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैथमेटिकल आर्गुमेंट। ठीक है, ये मैथमेटिकल आर्गुमेंट का एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप है, लेकिन किस तरीके का आर्गुमेंट, ऐसा आर्गुमेंट नहीं जो हम लैंग्वेज में करते हैं। इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू प्रूव जनरल स्टेटमेंट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू प्रूव जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट को प्रूव करना रहता है, और जो पॉजिटिव इंटीजर रहता है उसके अकॉर्डिंग। जो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है पॉजिटिव इंटीजर यानी किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको मिसाल में बताया गया है कि मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसको हम n मानते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया गया है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n इक्वल टू n+1 ब्रैकेट में अपॉन 2। ठीक है, मतलब ये आपका जो इंडक्शन में क्या होता है, आप क्या करते हैं यहाँ पर कोई भी जनरल स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर। इसको याद रखिए, जो यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे 1 से लेकर आपका जो है 1 से लेकर जो इस पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये हो गया आपके जो इवन नंबर है उनका सम क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा आपके जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है आपका जो स्टार्ट होता है 1 से, उसका सम क्या होगा। तो उस लेवल से जो हम ना जनरल स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं जो भी पॉजिटिव इंटीजर रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बहुत सिंपल टाइप का आपका एबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिडक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन में, डिडक्शन इज ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम समथिंग नोन और अज्यूम। जो कुछ भी हमको कुछ तो भी पता है या जो हमने अज्यूम किया है, मैथ्स में हम बहुत सी चीजों को अज्यूम करते हैं, तो ये उस टाइप का एक एक्टिविटी है। दिस इज द टाइप ऑफ रीजनिंग वी यूज इन मोस्ट ऑलमोस्ट एवरी स्टेप इन मैथमेटिकल आर्गुमेंट। इस तरीके का जो हम ये है स्टेप है, लगभग हर मैथ्स के आर्गुमेंट में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया, इसको देख के आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। सॉल्व 2x = 6 फॉर x, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालने का है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया फॉर x वी डिवाइड बोथ साइड बाय 2, हम इसको दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है, x के बाजू में यहाँ पे 2 है, अभी मुझे ये 2 को हटाने का है, तभी तो मैं x का वैल्यू निकाल पाऊंगा ना। इसके बाद में ये 2 है, इसलिए मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ से ये 2 इधर और 2 का कट जाएगा, तब यहाँ पे मेरे पास में जो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको पता है 2x/2 = 6/2, आपका ये 2 और ये 2 तो कट गया,
और ये 2 1 2 2 3 6 x इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे आपके बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये डिडक्शन ये जो आपका स्किल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मैथमेटिक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर में। समझ में आपको यहाँ पे आपको क्या पता रहता कि आपको एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना रहता है, जो कुछ भी आपने अज्यूम किया है, जो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरलाइजेशन। इसके अंदर आपको पता है कि जनरलाइजेशन आर वेयर स्टूडेंट टेल अबाउट अ पैटर्न दे सी इन रिलेशनशिप। मतलब वो आपको पैटर्न्स के बारे में बताते हैं। वो कौन से पैटर्न? दे सी इन अ रिलेशनशिप ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ नंबर। तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ नंबर के अंदर में जो पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो रिलेशनशिप को आपको बताते हैं। इट्स अ पैटर्न देन इज ऑलवेज ट्रू। और ये पैटर्न है जो हमेशा सही रहता है, क्योंकि आप देखे होंगे आपके जो आपके सोशल बैकग्राउंड के ऊपर जैसे बहुत से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं पैटर्न से रिलेटेड, और वो जो पैटर्न रहते हैं वो हमेशा सही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, ठीक है। जनरल एबिलिटी जो आपका चेक किया जाता है क्वेश्चंस में, वो हमेशा सही क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मैथमेटिकली प्रूफ रहते हैं या मैथमेटिकली अरेंज रहते हैं, तो हमेशा वो सही रहेंगे। जिसका आपका मतलब क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। वी प्रोबेबली टीच दिस ऑल द टाइम विदाउट रियलाइजिंग इट। हम इसे नॉर्मली टीच करते रहते हैं बिना इसको मतलब रियलाइज किए हुए। तो जनरलाइजेशन एक जनरल कंसेप्ट है जो ऑलवेज ट्रू रहता है, क्योंकि मैथ्स कैसा है, आपका यूनिवर्सल लैंग्वेज है और उसका खुद के मैथमेटिक्स हैज इट ओन लैंग्वेज, ठीक है। एग्जांपल में बता रहा है कि हैविंग फर्स्ट ग्रेडर्स लुक एट अ 100 चार्ट। अगर आप 100 चार्ट देखेंगे, जो फर्स्ट ग्रेडर्स रहता है उसका, ठीक है, जो फर्स्ट आपका क्या बोल सकते हैं कि एक पूरे तरीके से आपका जो फर्स्ट रो है, अगर 10 रो है 100 चार्ट में, तो आपका जो फर्स्ट रो है 100 चार्ट, एंड जनरलाइज दैट गोइंग अप और डाउन इज एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग 10। तो एक सिंपल सी बात है ना, आप 100 चार्ट के अंदर में अगर आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, 10 से आप ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 10 के लेवल से आप ऊपर या 10 10 के लेवल से आप नीचे जाएंगे। एक जनरल प्रोसीजर है, ठीक है। आपने वो भी देखे होंगे जो आपको सोशल लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, कि आपका कुछ नंबर रहता है, उसकी एक सीरीज रहती है, बीच में एक नंबर मिसिंग रहता है और आपको वही पूछता है। तो जैसे यहाँ पे 10 बाय 10 और 10 का एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग है, तो वैसे ही आपको वहाँ पे लॉजिक ढूंढ के निकालना पड़ता है कि कौन सा नंबर का एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग हो रहा है, जो वहाँ पे नंबर मिसिंग है। तो एक जनरलाइज कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कस किया है चैप्टर को, और अब उसके अकॉर्डिंग जो सीटीईटी में क्वेश्चन पूछे गए 2011 से, सबको हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स मैंने आपको अभी पता है, मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से टू द पॉइंट नोट्स बनाने का कोशिश की है, ठीक है। तो हम हर इस तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे कि हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टू द पॉइंट्स, उसको डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दो बेनिफिट होगा। आपके पूरे सीटीईटी के एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर में, अलग अलग वीडियोस में। और प्लस जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है चैप्टर के अंडर में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एज अ टीचर, उसको भी हम कवर करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे सीटीईटी के क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू। अगर आपको एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो आप में किस चीज का कैपेबिलिटी रहना चाहिए? अंडरस्टैंड अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कंसेप्ट। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अंडरस्टैंड कर सके, चीजों को अप्लाई कर सके कंसेप्ट को, और मेक कनेक्शन अक्रॉस द कंसेप्ट, और जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको कनेक्शन बना सके, ताकि बच्चे जो है ना उसमें मतलब बोर फील ना करे, और वो कंसेप्ट को कैसे एंजॉय करे। अगर आप कनेक्शन बनाएंगे ना उसके बीच में, मतलब जो उनके डेली लाइफ के साथ में कनेक्शन बनाएंगे, तो वो उसमें एक फन महसूस करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। दूसरा इसको हम डिस्कस करते हैं, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। सिर्फ इस लेवल से आप अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बन सकते। मेमोराइज तो बिल्कुल भी इसको ज्यादा इसमें बताया नहीं गया है फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर। मेमोराइज को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम। नो टाइम के अंदर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये नो टाइम का कंसेप्ट भी जो है यहाँ पे हमारे को क्लियर नहीं है। जैसे मैंने आपको पता जो हमारा फर्स्ट आंसर है, अंडरस्टैंड अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए, जो मैं पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ,
चारों ऑप्शन के साथ में कि किस चीज को आपको याद रखना है, किस चीज को आपको इग्नोर करने का है। तो फर्स्ट आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2012 का है, इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहांस्ड बाय कंप्यूटेशनल स्किल। ठीक है, ये जो मैथ्स के अंदर में कंप्यूटेशनल स्किल रहती है, किस तरीके से उसको एनहांस कर सकते हैं। डिस्क्राइब एल्गोरिदम ओनली कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी इन क्लासेस, क्लियरिफाइंग कंसेप्ट एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन। तो कंप्यूटेशनल स्किल जो है ये मीन्स आपका जो कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है, और किस तरीके से जो बच्चा मैथ्स को, मैंने जैसे अभी ऊपर में बताया अंडरस्टैंडिंग में जो हमने पढ़े, मैथ्स को किस तरीके से वो जनरल लाइफ से रिलेट कर सकता है, और किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को जो है वो उसमें मतलब एक्टिविटी कंसेप्ट को जो है किस तरीके से वो सीख सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसका सबसे बेस्ट आंसर जो है आपका सेकंड वाला ही होगा, कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन क्लासेस। आप मैथ्स की जितनी ज्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराएंगे, उतना ज्यादा उसके अंदर में कैलकुलेशन स्किल प्लस उसका अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा। कंप्यूटेशनल स्किल जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। एल्गोरिदम मतलब सिर्फ प्रोसीजर से तो ये पॉसिबल नहीं है। और जहां यहाँ पे बता रहा थर्ड ऑप्शन में क्लियरिफाइंग कंसेप्ट एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस जो है जब तक आपका मीन्स आपका स्किल ही क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिस करके क्या करोगे। और जो चौथा पॉइंट बता रहा है गिव कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन, तो कंसेप्चुअल नॉलेज से क्या होगा, सिर्फ आपका एक मेमोरी पावर बढ़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए मेरी बात को, कंप्यूटेशनल स्किल, अंडरस्टैंडिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ठीक है, कंप्यूटेशनल स्किल, अंडरस्टैंडिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसके आप नोट्स बनाते हुए भी चलिए, और जब एक बार आप वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरीके से, जब दोबारा फिर आप उसको वीडियो को देखेंगे आप नोट्स के साथ में मैच करिए, और तीसरी बार एक मरतबा और देखिए वीडियो को, ताकि आपको जो कंसेप्ट बताए गए कितना आपको माइंड में क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताया गया है द हाईलाइट ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक आर दैट। तो मैथ्स का एक अच्छा टेक्स्ट बुक रहता, उसका क्या हाईलाइट है, क्या उसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 4 पॉइंट्स बताए गए, उसके नीचे में ऑप्शन है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स मतलब ये अपने सीटीटी पेपर 1 में, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उसके नीचे ऑप्शन रहते हैं कि कितने पॉइंट सही हैं, उसको डिस्कस करना रहता है। तो जो अच्छा टेक्स्ट बुक है उसका आपका पहला पॉइंट बताया है कि दे कंटेन न्यूमरस एक्सरसाइज टू गिव रिगरस प्रैक्टिस। बहुत से उनमें एक्सरसाइज रहते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके बच्चे उसके ऊपर में। ऑल कंसेप्ट कैन बी यूज थ्रू सिचुएशन, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को यूज करेंगे। अभी हम जैसा हम पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं सब चीजें रिपीट हो रही है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। तीसरा ओनली सॉल्व एग्जाम्पल आर इंक्लूडेड, ये तो एकदम गलत बात है। सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा तो बच्चा किस तरीके से रीजनिंग करेगा, किस तरीके से वो सिचुएशन से जुड़ेगा। फोर्थ है कि दे मस्ट बी थिक एंड हैवी, तो ये भी एकदम गलत बात है। अगर आप सिर्फ थिक और हेवी पे ध्यान दोगे, अगर सिर्फ बर्डन पे ध्यान दोगे, तो आपके माइंड में क्या जाएगा, बच्चे के माइंड में क्या जाएगा। ठीक है, हमको जो है बच्चे को क्रिएटिव बनाने का है, उसको मीन्स उसमें सिर्फ एक नॉलेज को, उसके दिमाग में सिर्फ नॉलेज को फिट नहीं करने का है, उसका माइंड क्रिएटिव होना कि वो नॉलेज का अप्लाई करना भी आता है क्या उसको। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉइंट होना चाहिए कि नहीं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो इसमें बता रहा है कि दे कंटेन न्यूमरस एक्सरसाइज टू गिव रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को पास में आप एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन ही नहीं देंगे, तो किस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचेगा। जब वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जैसा मैंने आपको इसके पहले भी अभी कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, कि जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आखिरी में जब वो फाइनल लेवल पर आएगा, तब जाके उसके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और वो पूरी तरीके से कंसेप्ट के ऊपर में मास्टरी हासिल कर लेगा। तो डेफिनेटली इसका फर्स्ट और सेकंड आंसर ही है। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे क्वेश्चन के ऊपर में, आप आसानी से जो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको वही कंसेप्ट बताने की कोशिश की है कि आपको बस पेपर के अकॉर्डिंग जो है उसको सॉल्व करने का अपने कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड, यानी हमारा इसका सेकंड वाला ऑप्शन है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
इसमें बता रहा है कि द सेक्शन प्रैक्टिस टाइम, आपने देखे होंगे बुक्स के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में रहता है प्रैक्टिस टाइम, इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक एम सेट। जो मैथ्स के टेक्स्ट बुक पे अलग अलग टॉपिक के लास्ट में रहता है प्रैक्टिस टाइम, तो उसका मकसद क्या है? पहला पॉइंट बता रहा है कि प्रोवाइडिंग फन एंड एंजॉयमेंट टू द स्टूडेंट, दूसरा बता रहा है हैविंग अ चेंज इन डेली रूटीन, थर्ड है इंश्योरिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, चौथा है प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो फन एंड एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं रहता स्पेशल लेवल पे, फन एंजॉयमेंट के लिए आप एक्टिविटी वगैरह कराते हैं, ये तो उनके प्रैक्टिस के लिए ना, ये पॉइंट तो नहीं होगा। दूसरा है हैविंग अ चेंज इन डेली रूटीन, तो ये भी गलत बात है। सिर्फ डेली रूटीन के चेंज के लिए आपको वो नहीं दिया गया, उसका एक पर्टिकुलर मकसद है, तभी आपको चैप्टर के लास्ट में दिया गया ना। अगर डेली रूटीन में के लिए दिया रहता तो आपको एक दिन आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, एक दिन प्रैक्टिस टाइम रहता है, एक दिन मैथ्स एक दिन प्रैक्टिस टाइम, तो वैसा भी नहीं है। तीसरा है इंश्योरिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आपका टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, तो ये पॉइंट हो सकता है। लेकिन हम चौथा पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, तो ये ऑप्शन इसका एकदम सही है। आपने मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट किए, उसके कंसेप्ट को समझे, उसके ऊपर में प्रॉब्लम सॉल्व किए, और लास्ट में आप देख रहे हो कि वो चैप्टर के आखिरी में लिखा प्रैक्टिस टाइम। तो ये प्रैक्टिस टाइम क्यों है? आपने जो कंसेप्ट को सीखे हो किस तरीके से उसको आप और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसके द्वारा हासिल कर सकते हो, और किस तरीके से उस कंसेप्ट को डीप समझ सकते हो और लाइफ लॉन्ग समझ सकते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस टाइम दिया गया है, सिर्फ टाइम की यूटिलाइजेशन के लिए नहीं है। ठीक है, टाइम का यूटिलाइजेशन तो इसके अंदर ही आएगा जब आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करोगे तो आपको ऑलरेडी टाइम यूटिलाइजेशन उसमें आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये फोर्थ ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, जो मैथमेटिकल एजुकेशन का सबसे मेन गोल है वो कौन सा है? सबसे पहला बता रहा है कि टू फॉर्मुलेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ्स इंडिपेंडेंटली, टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन। तो मैथमेटिकल एजुकेशन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट गोल की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में जो बता रहा है टू फॉर्मुलेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ इंडिपेंडेंटली, तो सिर्फ ज्योमेट्री के थ्योरम और प्रूफ सॉल्व करने से ही हम जो है मैथमेटिकल एजुकेशन के मेन गोल को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप अगर मैथ्स के एक सब्जेक्ट की अगर बात करें ज्योमेट्री, तो ये पॉइंट तो नहीं होगा। दूसरा टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, बच्चों को हेल्प किया जाए कि मैथमेटिक्स को बच्चे अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा यहाँ पर। अगर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो फिर आपका स्किल कहाँ गया? ठीक है, आपका स्किल कहाँ गया? तो वो पॉइंट भी जरूरी है, सिर्फ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे नहीं ले सकते मेन गोल के अंदर में। दूसरा है टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटी, यूजफुल कैपेबिलिटी, ठीक है, हमको जरूरत पड़ती है यूजफुल कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आपके पास अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि सिर्फ यूजफुल कैपेबिलिटी के लिए ये जो हमारा मेन गोल नहीं है। ये सब कैसा है, जब जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट बता रहा, ये कैसा रहेगा आपका मैथमेटिक्स के अंदर में, आपको अप्लाई के लिए जरूरी लगेगा, मतलब अप्लाई के लिए आपको इसकी जरूरत लगेगी एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ये गोल नहीं है, ये कैसा, जो रनिंग मैथमेटिक्स है आपका उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो गोल है आपका, ये फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा यहाँ बता रहा है, डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन। ठीक है, मैथमेटाइजेशन के लिए बच्चों के जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना, क्योंकि एक बार बच्चे ने मैथमेटाइजेशन के लिए अपना एबिलिटी को डेवलप कर लिया तो ऑलरेडी उसमें अंदर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट इंक्लूड रहेंगे ही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटाइजेशन के लिए एबिलिटी को डेवलप करना, और यही हमारा सबसे हमारा मेन मकसद है ना। अगर उसको डेवलप कर लेगा तो फिर वो ज्योमेट्री को भी पढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा और कैपेबिलिटी भी उसमें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका 2015 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके पहले, गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का जो प्राइमरी लेवल पे क्या है इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का भी हम इसमें एक टॉपिक कवर कर रहे हैं कि मैथ्स टेक्स्ट बुक कैसा रहना चाहिए, उसको भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन में बता रहा है, ऑप्शन है इसके फर्स्ट में, concept should be introduced through context, it should be colorful, it should only contain numerous exercise,
exercises to give rigorous practice, it should be thick and large. तो थिक एंड लार्ज तो नहीं होगा, इसके पहले भी मैंने कट किया था. इट शुड बी कलरफुल. कलरफुल तो ऑलरेडी रहता ही है ना, आपको बताने का जरूरत नहीं है. और कलरफुल भी क्यों रहता है? कलरफुल मीन्स इसलिए रहता है ताकि बच्चे जो है ना उससे अट्रैक्ट हो. मैथमेटिक्स उनके लिए थोड़ा नया चीज रहता है, प्लस बोलो माइनस बोलो, उनके जो ऑपरेशंस रहते हैं, तो बच्चों के अट्रैक्शन के लिए कलरफुल रहता है. लेकिन सिर्फ कलरफुल रहेगा. कलरफुल तो आपका बच्चों का पोयम स्टोरी का भी बुक आता है, वो पॉइंट नहीं रहेगा. अब यहाँ पे अगर आप, मैं वही बता रहा कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके ऐसे कैंसिल हो जाएंगे. आपको बस दो ऑप्शन से एक ऑप्शन ढूंढ के निकालना पड़ता. जैसे ऑप्शन फर्स्ट में बता रहा है कि कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा बता रहा है इट शुड ओनली कंटेक्ट न्यूमरस एक्सरसाइज टू गिव रिगरस प्रैक्टिस. अभी मैंने आपको बीच में बताया था कि हमारे बुक के अंदर में एक्सरसाइज तो रहना चाहिए ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिस कर सके, उस पर कमांड हासिल कर सके अपने सब्जेक्ट पे. लेकिन यहाँ पे जो ओनली पॉइंट बोला तो इस वजह से मुझको ये टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, ये पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा थर्ड वाले ऑप्शन को. देखिए वहां पे भी मैंने आपको ना दो पॉइंट बताया था, एक तो एक्सरसाइज के लिए था और दूसरा पॉइंट उसके अकॉर्डिंग ही था. तो यहाँ पे ये ओनली जो है, इस वजह से मुझको ये ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन को ये मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा. कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कॉन्टेक्स्ट. बच्चों को जो कंसेप्ट है उनको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के द्वारा ही जो है बच्चे वो कंसेप्ट को समझ पाएंगे. क्योंकि कंसेप्ट मैथ्स के कंसेप्ट उनके लिए तो एकदम नए है, एकदम न्यू कंसेप्ट रहते हैं उनको. लेकिन आप जब उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करेंगे तब जाके वो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका फरवरी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था. Which one of the following should be most important feature of maths textbook at primary level? ठीक है, यहाँ पे भी आपका टेक्स्ट बुक से अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट, ये चारों में से हो सकता है चारों ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक. तो हम देखते हैं कि चारों ही इम्पोर्टेंट है या नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन में बता रहे कि कंसेप्ट शुड बी लिंक हायर क्लासेस, concept should be presented from complex to simple, concept should be presented in a strict hierarchical manner, concept should be presented from concrete to abstract. अब डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर इसका हो सकता है. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है concept should be linked higher classes. तो ये हायर क्लासेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है. हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मैथ्स का टेक्स्ट बुक रहना चाहिए. अगर आप हायर क्लास के साथ को कंसेप्ट को लिंक कर दोगे उसका क्या यूज है? ठीक है, हायर क्लास में यूज होगा क्या, वो प्रीवियस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन यहाँ पे आप जो मैथ्स टेक्स्ट बुक पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप हायर क्लास से लिंक करोगे, यानी आप थर्ड क्लास में पढ़ रहे हो, आपको बोलेंगे कि आपको सिक्स क्लास में काम आएगा, फिफ्थ क्लास में काम आएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है. बच्चों को कैसा उनका उनकी क्लास का ही जो मैथ्स है वही उसमें इंटरेस्ट रखते हैं. ये थर्ड वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन बता रहा है कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. तो ये तो एकदम ही गलत बात बता दी उसको. आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल जाएंगे तो कौन सा बच्चा आपके पास पढ़ेगा. ठीक है, इसको आपको सिंपल से मीन्स आपको कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बिल्कुल भी नहीं होता. देखने में लग रहा है कि पॉइंट गलत है, तो दो पॉइंट तो कैंसिल हो गए हैं. थर्ड पॉइंट बता रहा है कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रिक्ट हायरार्किकल मैनर. ठीक है, स्ट्रिक्ट लेवल पर उनको हायरार्किकल लेवल पर ही पेश किया जाए. तो ये भी एक गलत है, अगर क्योंकि मैथ से कुछ कंसेप्ट कैसे रहते हैं जो आप उसमें हायरार्किकल मैनर को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मीन्स आप बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही वैसा ही रहता है. अगर आप हायरार्किकल लेवल से चलोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको उसमें बच्चों को समझाने के लिए बहुत दिक्कत जाएगा. ठीक है, आपको कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाना होगा. तो हायरार्किकल लेवल ठीक है फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर दिक्कत जाता है तो हम जो हायरार्किकल मैनर को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं. तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. अगर आपने रियल लाइफ टीचिंग किए होंगे तो आप समझ सकते होंगे जो मैं बात बता रहा हूँ हायरार्किकल मैनर को जो हम आगे पीछे कभी करते हैं. तो चौथा ऑप्शन ही रहेगा हमारा एकदम सही, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, एक कॉन्क्रीट लेवल से आप फिर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट, इसका एक पर्टिकुलर जो आपका कंसेप्ट है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा. कॉन्क्रीट लेवल से स्टार्ट होगा लेकिन उसके बाद फिर आप उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल ढूंढ लोगे. ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आप जो है ना हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. इसे डिफरेंट शेप्स वगैरह हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो कोई भी आप कॉन्क्रीट एक्टिविटी लिख सकते हो शेप के लिए, और फिर आप वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वहां से एक पर्टिकुलर शेप, एक एब्स्ट्रैक्ट शेप निकाल के बच्चों को बता सकते हैं. ठीक है, जैसे ये आपका जो सिक्का है ये सर्कुलर रहता है और
सर्कुलर के लिए आप रोटी वगैरह का भी इस्तेमाल बता सकते हो। उसी तरीके से आप अगर आपका स्क्वायर बताना है या रेक्टेंगल बताना है, उसके लिए आप भी कंक्रीट एक्टिविटी वगैरह का यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी स्कूल में जो टाइल्स वगैरह रहता है, वो आपको स्क्वायर स्क्वायर जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, वो सिखाने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसी तरीके से हम मैथ सिखाते हैं बच्चों को ना, कंक्रीट लेवल से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फरवरी 2016 का। तो ये क्वेश्चन में बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथ्स इन क्लास 1 एंड 2। 1 क्लास एकदम बेसिक लेवल का क्लास है। यहाँ पे अगर आप टीचिंग लर्निंग करेंगे तो आपके लिए कौन सी बात सही होंगी। ऑप्शन 1 में बता रहा है कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस शुड बी प्रोवाइडेड, ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम शुड बी डन इन क्लास 1 एंड 2, मैथ्स मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा, मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट इन क्लास 1 एंड 2। तो ये तो एकदम गलत बात बोल दी है ना। अब अगर आप फाउंडेशन यानी बेसिक लेवल पर ही नहीं पढ़ोगे मैथ्स को, तो फिर आप कैसे उनका मतलब उनका स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक तरीके से हम जो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स कैसे बना सकते हो। वन एंड फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए आपको जो गाइडलाइन दिया गया है मैथ्स का, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने का, उनको जो उनको बुक्स में बताया गया है। सब्जेक्ट तो रखना जरूरी है ना। फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। डिस्कस करते हैं शुरू के थर्ड तीन ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस शुड बी प्रोवाइडेड। अब इतने छोटे बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आपका प्रैक्टिस टाइम तो रहता ही है चैप्टर क्लास में, लेकिन इतने छोटे बच्चे को आप इतना ज्यादा ये नहीं दे सकते। उनके दिमाग में पहले तो कंसेप्ट आपको बिठाने का, ये अपॉर्चुनिटी वाला भी पॉइंट नहीं होगा। दूसरा बता रहा है कि ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम शुड बी डन इन क्लास 1 एंड 2। अगर सिर्फ ओरल रहेगा तो उन्होंने कागज पे क्या सीखा। ठीक है, उनमें कैलकुलेटिंग एबिलिटी कितनी डेवलप हुई, जो हमने कंप्यूटेशनल स्किल में देखा था, कैलकुलेटिंग एबिलिटी डेवलप होना जरूरी है ना। ओरल मैथ्स कब तक याद रखेगा बच्चा, उसका माइंड कोई कंप्यूटर तो है नहीं ना कि ओरली रखा उसने फर्स्ट 2 साल तक याद कर लिया, थर्ड क्लास में डायरेक्ट किताब कॉपी पे लिखना चालू कर दिया। तो सिर्फ ओनली, ये पॉइंट भी गलत है। इसको आप देखिएगा, जब जब ओनली वगैरह आता है तो उसके साथ आप पढ़िएगा कि टॉपिक को किस तरीके से बताया गया, ऑप्शन को किस तरीके से बताया गया। मैक्सिमम जो ओनली वाले ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाते हैं। तो देखने में लग रही है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा फर्स्ट टू सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप लैंग्वेज के साथ में उसको जोड़ दे, डेली लाइफ डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ दिया जाए। आर्ट के साथ, आर्ट मीन्स मतलब बच्चे जो भी अपने लोकल लाइफ में लोकल इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं, जो शेप्स को देखते हैं, जिसमें जो कैलकुलेशन आते हैं, उनके साथ जो जोड़ दिया जाए तो बच्चों को लगेगा कि मैथ्स भी जो है हमारी जिंदगी का ही पार्ट है। और एक्चुअली मैथ्स जिंदगी का ही पार्ट है, कुछ अलग से तो सब्जेक्ट नहीं है ना, हमारी जिंदगी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। इस तरीके से अगर आप इंटीग्रेटेड करोगे तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। इसका हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। मैथ्स लर्निंग के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है। ऑप्शन नंबर 1 में बता रहा है कि मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय राइगरस प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। कौन सी बात सही है, तो डिस्कस करते हैं। मैथ्स कैन बी ओनली बाय लर्न बाय राइगरस प्रैक्टिस, एकदम गलत है। आपका सिर्फ कंसेप्ट तो पहले क्लियर रहना चाहिए ना। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, कौन से लेवल पे आप मैथ्स करोगे। आपको मैथ्स को रट्टा थोड़ी मारना, रट्टाफिकेशन नहीं मैथ्स में कि आपने 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और आप बोलते हैं कि मैं ये सब कंसेप्ट में ये टॉपिक में मास्टर बन गया। सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आप में कमांड आएंगी, लेकिन आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है ना। कंसेप्ट पहले बहुत जरूरी है कि आप ऑल लेवल के उसके प्रॉब्लम की कंसेप्ट क्लियर है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आता है। यहाँ भी जैसे मैंने बताया ओनली वर्ड आ गया तो कट कर देंगे। दूसरा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, तो डिफिकल्ट नहीं है, बाय नेचर नेचुरल सब्जेक्ट है ना मैथ्स में, आपको पता है ना, डेली लाइफ से रिलेटेड है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, डिफिकल्ट तो नहीं होगा। तीसरा है जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स लर्निंग के बारे में बता रहा है। मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए हम बोल नहीं सकते कि जो गर्ल्स रहेंगी वो वीकर रहेंगी। ये भी तो आपको पता है ना, जो मैथ्स लर्निंग है दो चीज पे डिपेंड है, एक तो आपका कंसेप्ट प्लस आपका प्रैक्टिस। अगर गर्ल्स ने इसमें कमांड हासिल कर लिया, अब असल में जो गर्ल्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना
मैथ्स के अकॉर्डिंग तो वो क्या रहता कि जैसे जो बॉयज है वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, ज्यादातर वो बाहर घूमते फिरते रहते हैं। वो कैसा जो डेली लाइफ वाला उनका मैथ्स है, जनरल मैथमेटिक्स जनरल लेवल का जो कंसेप्ट बताया जाता है उसको आसानी से समझ सकते हैं। और गर्ल्स का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, विजुअलाइजेशन है, थोड़ा उनको समय लगता है। बस ये एक बड़ा वजह है। थर्ड ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे लर्निंग के अकॉर्डिंग। इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये जो पॉइंट है एकदम सही है, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। तो मैंने बताया नेचुरल सब्जेक्ट है ना आपका, ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़का है तो उसके ऊपर में थप्पा लगा हुआ है मैथ्स पढ़ के जाएगा, लड़की है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, जो कंसेप्ट पढ़ेगा, जो कंसेप्ट समझेगा और जो प्रैक्टिस करेगा वो मैथ्स को इजीली लर्न कर सकता है। और ये जो आपकी एबिलिटी रहती है हर बच्चे में नेचुरली लेवल पर रहती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं मैथ्स लर्निंग के अकॉर्डिंग, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a characteristic of effective mathematics pedagogy? इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोगी चारों में से जो है इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोगी के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, तीन चीजें सही है मैथमेटिक्स पेडागोगी के लिए, उसको आप याद रखिएगा। कौन सी बात गलत है वो मैं बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट में बता रहा है कि यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर सिंगल कंसेप्ट, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट, फोकसिंग पैटर्न ऑफ अ स्टूडेंट एरर, मेकिंग कनेक्शन विद एवरीडे एक्सपीरियंस। तो अब तीन चीजें जो है मैथमेटिक्स पेडागोगी के अकॉर्डिंग एकदम सही है। जब आप बच्चों को टीचिंग करेंगे, बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो आप वो तीन पेडागोगी का इस्तेमाल करिएगा। पहला बता रहा है कि यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर अ सिंगल कंसेप्ट, तो ये तो एकदम अच्छी बात है क्योंकि मैंने बताया ना हर बच्चा जो अलग अलग लेवल पे सीखता है उसका लर्निंग पेस जो है अलग रहता है। वो एक ही टॉपिक के लिए, एक ही कंसेप्ट के लिए आप अलग अलग अगर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो उसमें सभी लेवल के जो बच्चों का थिंकिंग है वो उसमें मतलब एब्जॉर्व हो पाएंगे, सब बच्चे समझ पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा है फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट। आप मैथ्स का कोई नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं जैसे फ्रैक्शन का, और आपने एक स्ट्रिक्ट टाइम रूल बना दिए कि आपको इतना 20 मिनट के अंदर ही आपके दिमाग में जाना चाहिए कंसेप्ट फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कि 21 मिनट हो गया और फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो वो चलेगा नहीं। ये बात तो एकदम गलत है ना, क्या? ये बात एकदम गलत है। अगर आप देखोगे कि मैंने बताया ना जो मैथ्स का पेस रहता है सब बच्चों का अलग अलग रहता है, और इसमें जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हो तो बच्चों का मेंटली लेवल पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। चलो ठीक है, बच्चे मेंटली लेवल पे प्रेजेंट भी है, उनको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको समय देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए ताकि वो कंसेप्ट को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, क्लास में तो सबको समझ में आता है लेकिन क्लास के बाद में उस कंसेप्ट को बच्चों ने कितना समझे, कितना वो अप्लाई कर सकते हैं, ये समझना भी जरूरी है। ये पॉइंट एकदम गलत है मैथ्स पेडागोगी के अकॉर्डिंग, हमको वही पॉइंट ढूंढना था, मतलब हमारा इसका ऑप्शन आपको सेकंड वाला रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने, ये वाला ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला ही रहेगा। इसमें बता रहा है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये सही रहेगा मैथ्स पेडागोगी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन लेकिन सेकंड वाला जो हमको गलत बताना था। थर्ड पॉइंट भी आपका मैथ्स पेडागोगी के अकॉर्डिंग सही रहेगा। फोकसिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट एरर, जो स्टूडेंट गलतियां कर रहा है तो आप पहले पैटर्न को पहचानिए, ये स्टेप 2 से गलती कर रहा है कि स्टेप 3 से गलती कर रहा है, ये ऑपरेशन में गलती कर रहा है, ये अप्लाइंग में गलती कर रहा है, कंसेप्ट में गलती कर रहा है। नॉर्मली जो ज्यादातर बच्चे एक स्पेशल लेवल का पैटर्न उनके गलतियों में आपको देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग कैसा है, अगर आपको आप बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे हो और आपको एक ही लेवल का स्टूडेंट जो देखने में आ रहा है तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है बात करते हुए कि ये गलतियां ज्यादातर बच्चों ने की है, उनको उन पे आप डिस्कस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट भी सही है, मेक कनेक्शन विद एवरीडे एक्सपीरियंस की, तो मैं बार बार आपको बता रहा कि अगर आपको वाकई अंडरस्टैंडिंग करना है, मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग करना है, एवरीडे एक्सपीरियंस जोड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीटीईटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीटीईटी दिसंबर 2019 का है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। बहुत से बच्चे रहते हैं अंडर अचीवर, मैथ्स के अंदर में वो अचीव नहीं कर पाते, तो कौन सा उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? पहला बता रहा है जेंडर, लेकिन इसको हमने अभी निगलेक्ट कर दिया है, जो मैंने आपको गर्ल्स के बारे में बताया था। इसको भी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस है, कमांड है, जेंडर वगैरह नहीं देखा जाता, ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। दूसरा सोशियो कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है। तीसरा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी एकदम गलत बात है ना, मैं तो आपको बार बार बोल रहा
नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इस तरीके से है कि वो हर बच्चा उसको पढ़ सके, नेचुरल सब्जेक्ट है, इस इननेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ये भी हो सकता है। देखते हैं कि सेकंड या फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा। कौन सा जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा आपको ये करता है अचीवमेंट एबिलिटी, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, इननेट एबिलिटी क्यों नहीं रहेगा? देखिए इननेट एबिलिटी ऐसा है कि वो बच्चा जो है इननेट एबिलिटी किसी भी वजह से मतलब उसमें आ सकता है। नहीं बच्चे के दिल में आ रहा है कि नहीं मेरे को ये पढ़ना ही नहीं है टॉपिक, ये मेरे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको सब कुछ अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा है, सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा है, इननेट एबिलिटी जो है किसी भी वजह से हो सकता है। तब ये आपके अंडर अचीवमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, और इननेट एबिलिटी को आप चेंज भी कर सकते हैं बच्चों का समझा के, काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है, लेकिन सोशल कल्चर बैकग्राउंड जो है ये आप चेंज नहीं कर सकते हो बच्चे का, और ये अंडर अचीवमेंट के लिए जिम्मेदार रहेंगे। उसका सोशल मतलब उसका समाज और कल्चर बैकग्राउंड किस तरीके का है, मैथ से कितना जुड़ा हुआ, कितना मतलब वो फैक्टर उसमें इन्फ्लुएंस है, और वो मैथमेटिक्स लर्निंग पे किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। सोशल कल्चर बैकग्राउंड को हम चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीटीईटी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें बता रहा है जो लास्ट एग्जाम हुआ था हमारा सीटीईटी का, which of the following statement is in agreement with the constructionist view of mathematics। इसमें आपको इसके पहले भी डिस्कस किया, कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा फाउंडेशन आपका जो कंस्ट्रक्शन व्यू बनता है। पहले ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में बता रहा है कि मैथमेटिक्स अबाउट लर्निंग फैक्ट, मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, मैथमेटिक्स इंटायरली ऑब्जेक्टिव। गलत बात है, ये इंटायरली ऑब्जेक्टिव बोल दे रहा है तरीके से। जो आपको गलत लगता है तो पहले उसको आप कट कर दीजिएगा पेपर। विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये हो सकता है। डिस्कस करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। पहले मैथ्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट, लर्निंग मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग वाला तो बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे, लेकिन सिर्फ लर्निंग फैक्ट बता रहा है। आपका सिर्फ लर्निंग फैक्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, हमको अंडरस्टैंड करना है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, देखने में ऐसे लग रहा है कि मैथमेटिक्स अबाउट ओनली लर्निंग फैक्ट। ठीक है, लर्निंग फैक्ट बताया गया तो ये भी नहीं रहेगा। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, नहीं आपको ऐसा अलग से मैथ्स का इस्तेमाल नहीं करना है ट्रूथ निकालने के लिए, मैथ्स में ट्रूथ इनबिल्ट ही है। ठीक है, मैथ्स अगर आप इसकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तो आप झूठ लिख ही नहीं सकते ना, गलत लिख ही नहीं सकते, गलत कि वो ऑलरेडी आपका जब सॉल्यूशन निकलेगा तो उसमें आप वो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको रिक्वायर्ड किया गया ट्रूथ के लिए, ये पॉइंट भी का ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला तो मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया था, तो फोर्थ आंसर ही हमारा एकदम सही रहेगा। विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा मैंने इसके पहले भी आपको डिस्कस किया ना, ये डेली लाइफ के साथ मैथ जितना अगर आप बच्चा सीखेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, विजुअलाइज करेगा, तो वैसे मैथ से कंसेप्ट समझने के लिए भी इजी जाएगा। जो हमने अभी कोई तो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए बता देता हूँ। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा। डिफरेंट लैंग्वेज आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है मैथमेटिक्स, और उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको कैसा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाएगा। यहाँ पे विजुअलाइजेशन बता रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीटीटी दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये भी। इसमें बता रहा है कि which of the following is not true with respect to learning of math, लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग कौन सी बात सही नहीं है, यानी कौन सी बात गलत है। तीन बात सही है, आपको वो याद रखने का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले आंसर को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी बात जो है इज नॉट ट्रू, तो बात गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इन,
ठीक है, नेट लेवल पे तो रहता ही है, वो हमने इसके पहले भी पढ़े थे। जो आपका बच्चों का जो मैथ्स के अंदर में परफॉर्म करना है, एक्सेल करना है, वो इतना रहता है, नेचुरल लेवल पर रहता है। ये पॉइंट सही है आपका। दूसरा, आपको गलत पॉइंट मतलब गलत जो ऑप्शन है उसको ढूंढ के निकालने का, लर्निंग ऑफ मैथ्स के अकॉर्डिंग। सेकंड है टीचर बिलीव्स अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम। जो टीचर का बिलीफ रहता है, ठीक है, अबाउट लर्नर्स के अकॉर्डिंग हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग पावरफुल इम्पैक्ट रहता है, वो किस तरीके से है। तीसरा आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बताया गया है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उनका जो परफॉर्मेंस है मैथ्स के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से रहता है। चौथा, यहाँ पे आपको स्कूल लैंग्वेज बताया गया है, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो आप याद रखिएगा जब स्कूल के अंदर आप लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे मैथ्स के लिए, वो ऐसा रहे कि उसमें हर बच्चा उसको आसानी से समझ सके लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन को, और उसको जो है उसके अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल भी कर सके अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है, टीचर बिलीव्स अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम, ये पॉइंट भी आपका सही रहेगा। जो टीचर का जो बिलीफ है लर्नर के अकॉर्डिंग, किस तरीके से वो पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम, टीचर्स का बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम पे भी आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तीसरा बता रहा है कि स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। तो ये पॉइंट आपका जो एकदम गलत बताया, यही हमारा आंसर है। ये आपका लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में नहीं आएगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बता रहा है। उसका जो समाज है इकोनॉमिकल लेवल पर, अगर इकोनॉमिक लेवल बैकग्राउंड अगर इफेक्ट करता, तो जो भी मतलब आपका जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो कभी भी जो मैथ्स के अंदर में स्कोर नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बताया कि मैथ्स के लिए कैसा आपको डेली लाइफ से जुड़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसों से जुड़ना जरूरी नहीं है। पैसों से ही हम डेली लाइफ को नहीं देख सकते, पैसों के अलावा भी हमारा एक दुनिया है जो कि मैथमेटिकली प्रूफ्ड है। तो ये वाला पॉइंट एकदम गलत है लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से, यही हमारा आंसर है थर्ड वाला, ठीक है। ये पॉइंट गलत है, बाकी तीनों पॉइंट सही है लर्निंग मैथ्स के लिए। चौथा पॉइंट भी सही है, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस मैथ्स, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जो स्कूल का जो लैंग्वेज है इस तरीके से रहना चाहिए कि बच्चों को उसमें कोई मतलब एक बर्डन फील ना हो, डेली लाइफ वाला उसका लैंग्वेज रहे। इसीलिए हमने बताया कि मैथ्स को आप इंटीग्रेट करिए लैंग्वेज के साथ, आर्ट के साथ में, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैथमेटिक्स बोले तो हमको एक अलग ही मतलब क्लास, अलग ही दुनिया देखने में आ रहा है। वो दुनिया बताइए जिसको वो जानता है, उसके अकॉर्डिंग उसको मैथ्स को इंक्लूड करिए। इसका थर्ड वाला आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको टॉपिक को डिस्कस किया। तो अभी जो हमारा मैथ्स पेडागोगी का जो फर्स्ट टॉपिक था, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं, उसका जो सेकंड पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न, इसको हम जो हमारा सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे हर जो पेडागोगी के जो सेक्शन है 15 मार्क का, उसमें 8 से 9 टॉपिक बताया गया है सीटीईटी के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो हर टॉपिक को पे हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, जैसा भी मतलब उसमें टॉपिक बताया गया है, कंसेप्ट बताया गया है, और जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तो आप इसको इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आपके सामने हाजिर होंगे लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर में, जो बच्चे किस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग उसमें अप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चों की थिंकिंग को समझेंगे, एंड जो उनका रीजनिंग पैटर्न रहता है, कि बच्चे बोलते हैं 2 3 जा 6, क्यों बोल रहे हैं 2 3 जा 6, क्या उसके पीछे रीजन है। तो वो रीजनिंग पैटर्न एक सिंपल सी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपको मैंने रीजनिंग का, कि हर चीज का इसमें एक रीजन अवेलेबल है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग की वीडियो है, मैंने कोशिश किया कि जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से आपको टॉपिक वगैरह को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ और मतलब डिफिकल्टी वगैरह है या कुछ और आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।